ओबीजी असाइनमेंट में न्यूबॉर्न केस स्टडी भी एक असाइनमेंट है। इस वीडियो पे न्यूबॉर्न केस स्टडी कैसे बनाना पड़ता है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले न्यूबॉर्न क्या होता है। न्यूबॉर्न जो होता है 28 दिन जो बच्चे पैदा हुआ है उसके बाद जो 28 डेज तक उसको न्यूबॉर्न कहते हैं। इट मे बी फॉर 7 days इज कॉल्ड एज अर्ली न्यूबॉर्न, अदरवाइज लाइक लेट न्यूबॉर्न, मतलब 8वां दिन से लेकर 28 दिन तक। ये 7 दिन का अंदर में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो थोड़ा रिस्की होता है, मतलब सर्वाइवल बहुत ही बड़ा डेंजरस टाइम है, तो इसलिए उसका अर्ली न्यूबॉर्न और लेट न्यूबॉर्न डिवाइड किया गया है। ओके फाइन, आपको कहाँ से ये न्यूबॉर्न केस स्टडी लेंगे? आप एनआई से जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको केस स्टडीज मिलेगा। सबसे पहले आपको कौन सा केसेस है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, राइट। और सपोज एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब जॉन्डिस वगैरह हो गया, वो बच्चे को ले सकता है, राइट। और नेक्स्ट आपको व्हाट एल्स यू कैन टेक इट, लाइक हाइड्रोसेफेलस बेबी को ले सकता है। अदरवाइज यू कैन टेक फॉर मेनिंजोमाइलोसेल, क्लेफ्ट लिप कैप पैलेट। सो कुछ भी केसेस आपको मिल रहा है, सो जिसमें आप केस स्टडी लिख सकते हैं, उस प्रकार के केसेस को आपको लेना जरूरी है। और डोंट टेक ऑल द केसेस टुगेदर, इफ इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड आपको स्कोर कम हो जाएगा। तो कोशिश करना आप एक अलग ही केस स्टडी ले लें और अलग ही लिखें। सबसे पहले क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखना है, और क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन में मदर्स नाम, क्योंकि बच्चों का नाम नहीं लिखा रहता है उस समय में पता भी नहीं चलता है, राइट। उसको उम्र कितना है, प्री टर्म बच्चा है, नहीं तो टर्म बच्चा, पोस्ट टर्म बच्चा है, हॉस्पिटल का नाम क्या है, लड़का या लड़की है, बर्थ ऑर्डर, पहला वाला बच्चा है, मतलब उनका माँ को पहला बच्चा है, नहीं तो सेकेंड बच्चा, तीसरा बच्चा है, वो बर्थ ऑर्डर कहता है। रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब आईपी नंबर, रेसिसिटेशन डेट कब हुआ है वो लिखना है, और जेस्टेशनल एज एट बर्थ, पैदा होते समय में कितनी वीक्स ऑफ जेस्टेशन थे वो लिखना है। और सेकेंड है जो चाइल्ड बर्थ ऑब्जर्वेशन है, मीन्स ये अभी तक हुआ नहीं है, ये स्टार्टिंग की हिस्ट्री पहले लिखना पड़ेगा, जो माँ का प्रेजेंट प्रेगनेंसी हिस्ट्री। कभी कभी माँ का कोई प्रॉब्लम हो सकता है एंटीनेटल पीरियड पे, तो उस समय में कुछ हिस्ट्री हुआ है क्या है वो पूछना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल प्री एक्लाम्पसिया केसेस होंगे तो उस समय में प्रॉब्लम होती है, बच्चे को छोटा होता है, ओलिगोड्राइमनेस, पॉलीहाइड्राम। सो जो भी केसेस है वहाँ पर उसका कंप्लेंट्स लिखना पड़ेगा, हिस्ट्री लिखना पड़ेगा। इफ नथिंग इज फाउंड सो नॉन सिग्निफिकेंट आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, एंड देन माँ का जो है ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट क्या क्या है, माँ का प्रेजेंटेशन, आई मीन बच्चे को जो प्रेजेंटेशन, कौन सा वाला प्रेजेंटेशन है, सेफेलिक है, हेड है, क्या है ना, वो लिखना है। और प्रेजेंटिंग पार्ट, द लीडिंग पार्ट कौन सा है, तो वो लिखना है, कॉर्ड है, नहीं तो हैंड है, नहीं तो क्या है, बटक्स है, ये सब कुछ प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकता है, उसमें क्या है। और पोजीशन है, कौन सा वाला पोजीशन में बच्चे को, तो सपोज इस वाला एंटीरियर में होगा तो एंटीरियर पोजीशन में सेफेलिक प्रेजेंटेशन, तो एल्बो ये कहते हैं ना, तो वो लाई है, लॉन्गिट्यूडिनल है, ओके, ट्रांसवर्स है ना, तो ओब्लिक है, वो लिखना है। एटीट्यूड में क्या होगा, बच्चे को ये फ्लेक्शन लिखना पड़ेगा, ओके। बच्चे को जो हेड है पूरा यहाँ पर फ्लेक्स होती है, तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, ओके। एक्सटेंशन मतलब है बच्चे को सिर का और यहाँ पर गैप ज़्यादा मिलेगा, तो बच्चों पीछे से एक्सटेंड होगी, इधर अलग होगी, सो वो डिलीवरी होते समय प्रॉब्लम होगा, तो दैट इज वाई एटीट्यूड यू आर सपोज टू राइट। और लेबर का रिपोर्ट है, मीन्स लेबर जब हुआ है उसका रिपोर्ट है, उसका लाइकर क्या था, माँ के जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के बाद उसका लाइकर क्या आते, और फीटल डिस्ट्रेस था या नहीं था वो लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट और एब्सेंट। और कॉर्ड का कंडीशन क्या था वो लिखना है, मीन्स लाइक मोस्टली उसका लेंथ लिखता है कितना है, क्योंकि शॉर्ट होगा लॉन्ग होगा तो वो लिखना पड़ेगा। लाइकर में अमाउंट ऑफ लाइकर क्या था, कितना अमाउंट था, बैक ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब ये इंटैक्ट लिखना पड़ेगा, इंटैक्ट मतलब अभी तक रप्चर नहीं हुआ है, नहीं तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन लिखना पड़ेगा। उसका प्लेसेंटल कंडीशन जो डिलीवरी हुआ है, प्लेसेंटा कंप्लीट था, इनएडिक्वेट था, मतलब कहीं उसका मेम्ब्रेन छूट गया, नहीं तो कॉर्टिलेटन छूट गया, वो लिखता है, ओके। इट्स वो लिखना पड़ेगा क्या है, अदरवाइज नॉन सिग्निफिकेंट लिख लेना, नॉर्मल मत लिखना, ठीक है। सपोज इन केस उसका नॉर्मल है तो। और टोटल ड्यूरेशन ऑफ आवर्स वही, पहला जो फर्स्ट स्टेज 12 आवर्स होती है, सेकेंड में 2 आवर्स होती है, थर्ड स्टेज में हाफ एन आवर होती है, तो इसको टोटल करके कितना घंटा आपका पेशेंट को वो लिखना है। और ड्रग्स यूज्ड इन ड्यूरिंग द लेबर क्या क्या यूज़ किया गया है वो लिख सकते हैं। सो डिलीवरी ऑफ द बेबी है, आपको फाइल में मिल जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन।
सो बच्चे जो पैदा हुआ उसका हिस्ट्री क्या क्या लिखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम कितना बजे था, और लड़का लड़की है, मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन वो लिखना है, बर्थ वेट कितना था, बर्थ ऑर्डर मतलब पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, जो भी है वो लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट इलनेस, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है अभी, सपोज उसका रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, ये है, सो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऐसे मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम करके यहाँ पर ऑनसेट का लिखना पड़ेगा, कब हुआ है उसका डेट लिखना है, ड्यूरेशन कितना समय तक प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, सिवियरिटी माइल्ड मॉडरेट और सिवियर वो लिखना है, प्रोग्रेस कैसे है, पुअर है ना तो सेटिस्फैक्ट्री वो लिखना है, यूज़ ऑफ मेडिकेशंस कोई भी एंटीबायोटिक्स यूज़ करें कुछ भी लिख रहे हैं वो लिखना पड़ेगा, और वाइटल न्यूबॉर्न असेसमेंट लिखना है। जैसे ये आपका स्कोरी है, ये फर्स्ट मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आपको करना पड़ेगा। सो बच्चे को कलर है वो मोस्टली वो पिंक कलर होता है, तो यू राइट पिंक, अदरवाइज ब्लू है तो ब्लू लिखना है, एक्सट्रीमिटीज ब्लू है वो लिख सकता है। हार्ट रेट है, इट इज़ 120 to 160 रेंज में आएगा, तो इतना मिनट में कितना वो लिखना है। रेस्पिरेशन फ्रॉम 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट होंगे, ठीक है, और वो आपको लिखना है। मसल टोन है, वेदर द बेबी इज एक्टिव और नॉट, ठीक है। फ्लैसिड का मतलब है वो हाथ पैर उठा नहीं रहे, जैसे उठाएंगे तो बच्चे का हाथ पीछे हो रहा है, वो फ्लेक्स हो रहे नहीं हो रहे वो देखना पड़ेगा, इसी को मसल टोन कहता है। और रिफ्लेक्स में स्पेशली रूटिंग सकिंग कुछ रिफ्लेक्सेस होता है ना, वो सही है या नहीं है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे चीख लिया, रो दिया, तो ऑटोमेटिकली बेबी इसका रिफ्लेक्सेस एवरीथिंग इज नॉर्मल बोल सकता है। तो टोटल स्कोर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इसका एक एक का 2 2 मार्क्स होता है ना, सो आपको एवरीथिंग इज टोटल 2 2 का आएगा, तो आपको यहाँ पर स्कोर कितना लिखना है, आपका स्कोर का यही होता है, माना मैक्सिमम का आप लोग को पता होंगे। एसपीओटी कितना हुआ, 95% क्या हुआ वो लिखना है, टेम्परेचर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में लेंथ कितना है, मोस्टली लगभग 50 सेंटीमीटर लड़के को होता है, 45 लड़की को होता है, तो वेट 2.5 kg से लेकर वो कितना है वो लिखना है। हेड सर्कमफ्रेंस लाइक 33 सेंटीमीटर्स टू समथिंग, वो जो आपको मिल रहा है, दिस इज निपल टू निपल चेस्ट सर्कमफ्रेंस है, हेड सर्कमफ्रेंस ग्लोबुलर टू ग्लोबुलर लिखना है। बच्चे को फॉन्टेनल्स कैसे है, सही है, सूचस ठीक है, और वाइड गैप तो नहीं है वो लिखना पड़ेगा, ये संकन तो नहीं है फॉन्टेनल्स वो लिखना पड़ेगा। कैपुट है वो देखना पड़ेगा, कैपुट सक्सेरियन मतलब वहाँ थोड़ा सा स्वेलिंग होगा, कैपुट सिर के ऊपर होगा तो वो प्रेजेंट एब्सेंट है वो लिखना पड़ेगा। ईयर्स है, लो सेट ईयर्स कहते हैं, लो सेट ईयर्स मतलब जो कान इधर है और आईज इधर है, ओके, सीधा यहाँ लाइन करेंगे बाहर से, तो क्या होगा ये पूरा नीचे रहेगा, तो इसको लो सेट ईयर्स कहते हैं वो लिख सकता है। आइस में कैटरैक्ट देखना है, नहीं तो कैटरैक्ट मतलब कंजेंटल कैटरैक्ट होते हैं, अदरवाइज उसका ब्रश फिल अपीयरेंस होता है वो लिखना है। नेसल में ब्लॉक्ड है नहीं तो क्लियर है वो लिखना है। माउथ और थ्रोट में क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट वो लिखना है, नहीं तो कुछ एप्स्टीन बार्ग पर्ल्स कहते हैं, एप्स्टीन बार्ग पर्ल्स मतलब एक वायरस है उसके कारण से क्या होगा हार्ट पैलेट में दाना दाना ऐसे होके वो लिख सकता है। नेक पे ग्लैंड्स वगैरह कुछ एनलार्ज्ड है, अदरवाइज शॉर्ट नेक है तो वो लिख सकता है। ब्रेस्ट और निपल में देखना पड़ेगा सूजन है नहीं है, ब्रेस्ट एंगोजमेंट है नहीं है, क्योंकि माँ डिलीवरी होने के बाद उसका हार्मोनल के कारण से बच्चे को कभी कभी होता है वो सूजन, वो नॉर्मल है वो है या नहीं लिखना है। हार्ट रेट में लिखना पड़ेगा, लंग्स क्लियर है वो लिखना है। लीवर पैल्पेबल और नॉट पैल्पेबल, लीवर पैल्पेबल होना नहीं चाहिए, सपोज वो सूजा है तो लीवर पैल्पेबल होंगे, स्प्लीन भी पैल्पेबल होंगे। अब्डोमेन में लाइक डिस्टेंडेड है, सॉफ्ट लिखना पड़ेगा, ओके। जब भी पैल्पेट करके देखेंगे तो सॉफ्ट होना चाहिए। अम्बिलिकल कॉर्ड है, इन्फेक्शन है नहीं तो रेडनेस है, फॉल स्मेलिंग है वो लिखना है। हिप्स में वो डिसलोकेशन का कुछ फील हो रहा है क्या वो देखना पड़ेगा। एनस में परफोरेटेड एनस लिखना पड़ेगा, परफोरेटेड का मतलब छेद वाला जो है वो है। इम्परफोरेटेड भी बच्चा पैदा होता है कंजेनिटल अनोमली है इसलिए उसको लिखा गया है। एक्सट्रीमिटीज़ में साइनोसिस तो नहीं है, और सिंडेक्टेली का मतलब है ये पांचों उंगली इकट्ठा जुड़ा हुआ होगा, नहीं तो 2 उंगली जुड़ा होगा, नहीं तो 6 उंगलियां भी हो सकते हैं वो लिख सकता है। और अब्स पैल्सी वगैरह मतलब कुछ सर्वाइकल की प्रॉब्लम के कारण से भी हो सकता है वो भी लिख सकते हैं। रिफ्लेक्सेस में आपको ये लिखना पड़ेगा, रूटिंग रिफ्लेक्स है, ठीक है, और जो लिप का कॉर्नर में खींचेंगे तो वो रूट उसके साइड में हो जाएगा,
ग्लोबुलर रिफ्लेक्स है जो नोज का टिप में ऑर्बिटल में वहाँ पर मारेगा तो आँख बंद हो जाएगी उसको। ग्रास्प है तो आप पैसा भी दे दो कुछ भी दे दो ग्रास्प पकड़ लेगा हाथ में। सकिंग स्वालो स्वाकिंग एंड स्वॉलोइंग साथ साथ चलता है। उंगली डालेंगे तो बच्चा आराम से स्वॉलो करता है। मोरो रिफ्लेक्स मतलब स्टार्टल रिफ्लेक्स मतलब डरावना वाला है। जैसे बच्चा सो रहा है सीधा आप टेबल में साउंड मारेंगे तो बच्चा हाथ पैर हिलाने लग जाएगी। और टोनिक नेक रिफ्लेक्स जो होती है बच्चे को सीधा लेटेंगे तो एक साइड में वो हाथ को एक्सटेंड करेगा तो उसी साइड में वो टर्न हो जाएगी। स्टेपिंग रिफ्लेक्स और वॉकिंग रिफ्लेक्स का मतलब बच्चे को दोनों खड़ा करके देखेंगे तो उसका पैर ऐसे डांसिंग रिफ्लेक्स भी इसको कहता है। ठीक है, स्टेपिंग का जैसे पोजीशन दिखाई देगा। ट्रैक्शन रिफ्लेक्स और हेड लैग रिफ्लेक्स कहता है। तो नेक्स्ट वेंट्रल सस्पेंशन होता है, बच्चे को उल्टा करके रखेंगे तो बच्चे थोड़ा देर सीधा रखेगा सिर, उसके बाद वो नीचे करेगा। बैबल्स की जो रिफ्लेक्स होती है जो पैर में आपको सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे करके स्क्रॉल करेगा तो उंगलियां पूरा फैलेगा। दैट इज नॉर्मल बिकॉज नर्वस सिस्टम अभी तक बनी नहीं है। तो इसमें सभी आपको टेस्ट करके उसके बाद आपको अंडरलाइन करना है। अलार्मिंग साइंस और डेंजर साइंस में भी आपको लिखना पड़ेगा ये सब कुछ, उसके बाद अंडरलाइन करना है। क्या क्या है इसमें अलार्मिंग साइंस है, येलो पाम्स होंगे एंड सोल्स होंगे, मतलब जो पाँव और उसमें पूरा येलो होगा तो बहुत भयंकर डेंजरस है। रिब्स में पूरा पूरा रेस्पिरेशन का समय में वो मसल्स पूरा अंदर खींच रहे होंगे। और अम्बिलिकल कॉर्ड से ऑर्डर ऑफ ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। ब्लू लिप्स और म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा में ब्लू कलर होंगे तभी। डायरिया मतलब 8 बार के ऊपर उसका डायरिया हो रहे। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोथर्मिया, ठंडा भी हो रहेंगे। 98 के नीचे ही हाइपोथर्मिया है। ओके ना, इसका मतलब ये नहीं है 97 96 का बहुत सीरियस हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो बात इतना है, हाइपोग्लाइसीमिया भी साथ साथ होती है। 48 घंटे के अंदर में वो पेशाब नहीं किया वो भी वार्निंग साइन है। 24 घंटे के अंदर में वो मेकोनियम पास करना चाहिए। पुअर सकिंग है, सक नहीं कर पा रहे। लेथर्जी मतलब उठ ही नहीं पा रहा हाथ पैर को, बहुत थकावट लगता है उसको। फेब्राइल कन्वल्शंस मतलब फीवर जब बढ़ती है तब उसको झटका आने लगेगी। और फीवर बढ़ती है साथ साथ में उसको ब्रीदिंग भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। स्टिफ बॉडी होगी मोस्टली टेटनस का जैसे दिखाई देगी। ठीक है, स्टिफ बॉडी। और क्राइंग एट ऑल टाइम मतलब बच्चा कंटिन्यूसली रो रहा है, इसका मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, एक्सेसिव ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, पूरा मुंह का साइड पे एंगल पे क्या होगा, सलाइवा बाहर आते रहेगा। चोकिंग होने का, अटकने के चांसेस होता है। साइनोसिस ड्यूरिंग फीट्स पे होने का चांसेस होगी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने का चांसेस है। और कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, नॉन सिग्निफिकेंट करके अंडरलाइन करना। सपोज एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होगी तो अदर्स करके आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाई रिस्क न्यूबॉर्न में अंडरलाइन करना है कौन सा हाई रिस्क न्यूबॉर्न होता है। जब आपका स्कोर है लेस देन 7 हो, बर्थ वेट लेस देन 2.5 हो, ना तो मोर देन 4 kg हो, और कन्वर्शंस मतलब सीजर्स हो, झटका हो रहे हो, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो, राइट। और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब हाइपोग्लाइसीमिया 40 के नीचे होना चाहिए तभी बच्चे को तुरंत झटका आने लगेगा। बट कभी 30 के नीचे होगा बहुत सीरियस हो जाएंगे, राइट। और फीटल इन्फेक्शन हो मतलब बच्चा मतलब इंटरनेटली सॉरी एंटीनेटली ही उसका इन्फेक्शन हो। परसिस्टेंट परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस, ओके। कंटिन्यूस साइनोसिस और ब्लू कलर डिस्कलरेशन हो हाथ पैर पे। अनीमिया मतलब पेला दिख सकता है। ओके, माँ का अनीमिया है तो बच्चे को भी होने का चांसेस होता है। ठीक है। और मेजर कंजेनिटल अनोमलीज जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट में मतलब वो क्या बोलते हैं फोरामेन ओवल पूरा खुले हो, है ना। और पीडीए हो, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट हो, कुछ भी हो, वो प्रॉब्लम्स क्या है वो भी हाई रिस्क में आता है। जॉन्डिस है, ओके, 5 ग्राम तक नॉर्मल होता है एमजी तक, बट उससे ज़्यादा बढ़कर जाएगा 10 ग्राम तक, उसको फोटोथेरेपी देना पड़ेगा, 12 mg तक उसको देना पड़ेगा। हेमरेजिक डायथिसिस मतलब ब्लड बॉर्न डिसीजेस कुछ है, ओके, ब्लड डिसीजेस सॉरी। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है, बच्चे मेकोनियम ने पी लिया, और नॉन सिग्निफिकेंट मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। सो सपोज इनकेस कुछ और है तो स्पेसिफाई करना। इन्वेस्टिगेशंस के इस प्रकार टेबल होना चाहिए। नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस, न्यूबॉर्न फाइंडिंग्स क्या है, नॉर्मल वैल्यूज क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बच्चों को हीमोग्लोबिन देखा है तो यहाँ पर उसको बच्चे को कितना ग्राम्स होता है,
ओके। नॉर्मली बच्चे को 18 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक होने का चांसेस होता है, तो इस प्रकार के आपको लिखना पड़ेगा। बच्चे को वैल्यूज अलग है, बड़े को अलग है, याद रखना। और ड्रग चार्ट ऐसे लिखना है, इसका ट्रेड नेम क्या है, कोई भी मेडिसिन है, सफेटैक्सम नहीं तो कुछ भी हो, उसका अलग ट्रेड नेम आती है। और सफेटैक्सम इज अ फार्माकोलॉजिकल नेम, वो लिखना है। उसका एक्शंस क्या है वो लिखना है। डोज कितना, 1 ग्राम, 0.5 mg जो भी है। रूट क्या है, IVIM और समथिंग लाइक। फ्रीक्वेंसी मतलब BD TDS, इस प्रकार की कुछ वो लिख सकते हैं। इंडिकेशन किसके कारण से किया है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है। एडवर्स रिएक्शन मेनली जो मेन बहुत ढेर सारा रहता है, एडवर्स रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बट उस ड्रग के अनुसार में आप स्टाफ से भी पूछ सकते हो, प्लस एट द सेम टाइम डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। बट मेन कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसको बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सो ये साइड इफेक्ट को हम लोग फोकस करते समय में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो लिखना है। और आपका डिसीज कंडीशन के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोसेफेलस करेगा तो ब्रेन के बारे में करेंगे, वेंट्रिकल्स के बारे में लिखेंगे डिटेल, राइट। और रेस्पिरेटरी है तो लंग्स के बारे में लिखेंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम, बट व्हाट यू आर टेकिंग इट, ओके। और डिसीज कंडीशन है तो उसका इंट्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल अब मेगाकोलन एक पेशेंट बच्चा है, तो आपको इंट्रोडक्शन में उसके बारे में थोड़ा 2 लाइन लिखेंगे, कहाँ इंसिडेंस है, कहाँ कॉमन है, इस प्रकार की डेफिनेशन क्या है, इंसिडेंस क्या है उसका। उसमें टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, इफ एनी, ओके, इफ एनी, ओके, तो वो लिखना है। और इटियोलॉजी फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर्स में बुक पिक्चर क्लाइंट पिक्चर दोनों में अलग अलग लिखना है। और पैथोफिजियोलॉजी उस डिजीज की कंडीशन के कारण से क्या होगा क्या नहीं होगा वो लिखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बुक पिक्चर, क्लिनिकल आई मीन क्लाइंट पिक्चर लिखना है। देन इन्वेस्टिगेशंस में बुक पिक्चर क्लाइंट पिक्चर लिखना है। और ट्रीटमेंट में भी बुक पिक्चर में क्या था और आप बच्चे को क्या ट्रीटमेंट दिया वो लिखना है। सो उसका कॉम्प्लिकेशंस, प्रोग्नोसिस वगैरह लिखना है। सो नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। तो बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम है, सपोज ABC के आंसर में होना पड़ेगा बेटा। सपोज उसको सेक्रेशंस मुंह में है तो यू हैव टू राइट सेक्रेशंस है, सो सक्शन इज रिक्वायर्ड, राइट। सो सबसे पहले ओरल क्लियरेंस, ओके, ओरल और नेसल क्लियरेंस होना चाहिए। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम लिखना चाहिए। नेक्स्ट सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, उसको शॉक चल रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं तो हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया, कुछ भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके आपको लिखना है। उसी के बेसिस में प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग डायग्नोसिस करना पड़ेगा, ओके। सो मेन इंपॉर्टेंट वन पहले आता है, बाद में जो हल्का फुल्का वाला जो है प्रॉब्लम्स है उसके साथ में नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है। And nursing care plan, actually if I get time I'll make another video, especially जो मदर और बच्चे को पोस्टनेटल एंटीनेटल उसका नर्सिंग डायग्नोसिस अलग ही आता है। इफ आई गेट टाइम आई विल डू दैट आल्सो फॉर यू। सो नर्सिंग केयर प्लान इस प्रकार की बनाना पड़ेगा। केस स्टडी है तो आपको 5 मिनिमम लिखना पड़ेगा। सो ऑनगोइंग असेसमेंट ऐसे लिखना है। ऑनगोइंग असेसमेंट मतलब अभी असेसमेंट में क्या क्या चेक किया गया। सब्जेक्टिव डेटा मतलब पेशेंट बोलेगा, बट पेशेंट तो यहाँ नहीं बोलेगा, बच्चे बोलेगा, बट माँ उनको बोल सकता है। पूछेंगे तो माँ बोलेगी हाँ इसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, ये था वो था करके। तो आप क्या देख रहे हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है, ठीक है, लंग्स क्लियर है नहीं है, ऑस्कल्टेट किया नहीं किया, ऑन ऑस्कल्टेशन द लंग्स वाज फाउंड क्लियर, द लंग्स वाज फाउंड टू हैव स्ट्राइड, ये आपको लिखना पड़ेगा। सो नर्सिंग डायग्नोसिस उसके अनुसार में और गोल्स उसके अनुसार में लिखना है। प्लान्ड है वही ऑक्सीजन टू बी एडमिनिस्टर्ड, मीन्स बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन की। सो दैट यू हैव टू राइट मिनिस्टर। और रेशनल क्या है, इट इज टू कीप व्हाट SpO2 नॉर्मल लेवल, क्योंकि उसको 95 के नीचे रहा होगा, ठीक है, तो आपको टू कीप SpO2 नॉर्मल लेवल के बारे में आपको लिखना है। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या लिखेगा, सो जस्ट यू राइट ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड, ओके। अनएक्सपेक्टेड आउटकम एंड इवैल्यूएशन में क्या करेगा, SpO2 कितना था पहले और अभी कितना है वो लिखना पड़ेगा। सपोज 95%, 94, दिस इज वे सपोज टू राइट, ओके। यहाँ टू बी आएगा बट ये पास्ट टेंस में आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है, बट रेशनल आपको जरूर लिखना पड़ेगा। सो नर्सिंग केयर प्लान लिखते समय में मिनिमम 5 डायग्नोसिस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इफ इट इज नर्सिंग केयर प्लान 3 बहुत काफ़ी है, बट केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन में 5 नर्सिंग डायग्नोसिस होना चाहिए। और हेल्थ एजुकेशन पे यहाँ डेट लिखना है,
कौन सा डेट है, जिस दिन में आप देख रहे हो उसी दिन से आपको कंटिन्यूसली दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, जो भी है यहाँ पर आपको डेट लिखना है। बट मेडिकेशन में बच्चे को तो नहीं दे सकता है, राइट। बट इन केस छुट्टी हो जा रहा है तो मेडिकेशन के बारे में माँ को दे सकते हैं। बस छुट्टी, हाइजीन तो यू यू कान गिव फॉर द बेबी एक्चुअली, ये बड़े लोग के लिए होता है ये सब कुछ। सो यू स्कीप इट ऑफ, ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो हेल्थ एजुकेशन यू कांट गिव इट टू द बेबी, ओके। नेक्स्ट इज डे टू डे प्रोग्रेस पे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ डेट, कौन सा वाला डेट है, ओके। ये दिन में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मिनिमम 5 दिन करना पड़ता है केस स्टडी का फॉलो अप के लिए, राइट। सो आपको 5 डेज का डेट लिख दो। प्रॉब्लम्स क्या क्या देगा, पहला दिन उसको हाइपोथर्मिया देखा होगा, नहीं तो उसको शुगर लेवल कम रहा होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, तो जो भी प्रॉब्लम आपने देखा यहाँ पर आइडेंटिफाई करना। तो आपने क्या इंटरवेंशन दिया, आईवी फ्लूइड्स दिया, क्या दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, उसके प्रॉब्लम हो रहा है रेस्पिरेटरी, तो आपने ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया, ठीक है, प्रॉपर किया, क्या किया, सक्शनिंग किया, वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। सो एवरी प्रॉब्लम हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड एंड इंटरवेंशन हैज़ टू बी डन विद दैट। सो समरी एंड कंक्लूजन, तो आपका बच्चे कैसे थे पहला दिन आप देखते समय में, और आखिरी दिन में आपको कैसे थे वो लिखना पड़ेगा। रेफरेंसेस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप, ये है मैनकोवा स्टाइल की है, ये देख लो रेफरेंस नंबर आपको कहाँ से लिया है, 1 है। सो यहाँ देखो ये ऑथर का नाम है, सी इतना नंबर है, यहाँ तक ऑथर है, राइट। और उसके बाद टाइटल ऑफ दैट कहाँ से लिया गया है, और उसका सब टाइटल क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, एडिशन क्या है, राइट। और ये है ये पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर का नाम और ईयर लिखा है। सो यू हैव टू इनपुट पेज नंबर ऑल्सो, right? So this is all about newborn case study. So if you have any queries, please free to comment below.